अच्छा जी, आवाज आ रही है सबके पास? देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन से कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा, उसकी मैंने रेसिपी बनाई। मैंने देखा कि 1 मोल ऑफ C5H12 से 5 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रही है। ये रेसिपी है, ये मैंने इक्वेशन से देखा कि इक्वेशन के 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि C5H12 है, उससे कितना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। क्वेश्चन में मुझे कह रहा है कि 0.1 मोल हाइड्रोकार्बन डेट इज C5H12 से कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगा। सिंपल, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 × 24 × 0.1 इज इक्वल टू 1 × x। तो x हमारे पास आ जाएगा 5 × 24 × 0.1, दैट इज इक्वल टू 12 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा अक्सर गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि विच मास ऑफ कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो दो एलिमेंट की बात कर रहा है, एक कार्बन की और एक सल्फर की। वो कह रहा है कि विच मास ऑफ कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। मतलब सल्फर के 16 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर उतने ही नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के भी हों तो कार्बन का मास क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, which mass of carbon contains the same number of atoms as 16 ग्राम of sulfur। अब हमें पता है कि अगर मेरे पास कोई भी चीज 1 मोल है, अब ये दोनों एटम है ना, तो इनके 1 मोल का मास इनके एटॉमिक मास के बराबर होगा। और इनके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 1 मोल के पास होंगे 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। सही है। अब मुझे वो कह रहा है 16 ग्राम ऑफ सल्फर। 16 ग्राम ऑफ सल्फर में अब आपकी मर्जी है, आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो या मोल्स निकाल लो, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है ना। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर, तो सल्फर के मोल्स कैसे निकालूंगा? मास ओवर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर है 16 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर होता है 32। तो 16/32 हमारे पास मोल जो आ जाएंगे सल्फर के, वो 0.5 मोल्स आ जाएंगे। मुझे सल्फर के एटम्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो मैं एटम्स भी निकाल सकता हूँ। अगर सल्फर के 0.5 मोल हैं तो कार्बन के भी 0.5 मोल अगर होंगे तो उसमें जितने एटम्स आएंगे सल्फर के भी उतने ही एटम्स आएंगे, क्योंकि जब 1 मोल में 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स हैं दोनों के। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो 1 मोल का कार्बन का मास जो होगा उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो कि 12 ग्राम है। लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। लेकिन अगर मैं सल्फर के लिए बात करूं, तो 1 मोल ऑफ सल्फर का जो मास होगा वो सल्फर के एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो कि 32 ग्राम्स होता है। लेकिन उसके 1 मोल में नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे? वो 6 एक्सपोनेंट 23 सल्फर एटम्स ही होंगे, क्योंकि 1 मोल में किसी भी चीज के नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं, डेट इज एवोगाड्रो 6 एक्सपोनेंट 23। हाँ, इनके मासेस डिफरेंट होंगे, क्योंकि 1 मोल का मास इनके एटॉमिक मासेस के बराबर है। कार्बन का एटॉमिक मास डिफरेंट है, सल्फर का एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो अब अगर मैं कह रहा हूँ कि सल्फर के 0.5 मोल हैं और नंबर ऑफ एटम्स सल्फर के जितने उतने ही अगर कार्बन के एटम्स भी हैं, तो मोल्स जो है उनके सेम होंगे, क्योंकि देखो यहाँ 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स सेम है, मासेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो कार्बन का हमारे पास 0.5 मोल होगा, क्योंकि सल्फर का भी तो 0.5 मोल है। उसने ये नहीं बोला कि मोल्स इक्वल है, उसने ये बोला था कि कार्बन कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज सल्फर। तो मतलब जितने सल्फर के एटम्स है उतने ही कार्बन के एटम्स हैं। मैंने एटम लिखने के बजाय मैंने दोनों के मोल लिख दिए, क्योंकि एटम अगर मैं लिखता तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता, 6 एक्सपोनेंट 23 डिवाइड बाई 2 होता,
तो मैंने मोल्स दोनों के इक्वेट करा लिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के सेम है। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5, कार्बन का मास निकालना है 0.5 मोल का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मास, कार्बन भी एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स अगर 0.5 है तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ग्राम्स। तो इसका मतलब है अगर मेरे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन हो तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन के पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम 16 ग्राम ऑफ सल्फर के पास होंगे, ठीक। इसको अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से अपनी इक्वेशन बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.5 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है वो 6 ग्राम है, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 3 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स। और यही बात अगर मैं सल्फर के लिए करूं तो 0.5 मोल ऑफ सल्फर का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 16 ग्राम्स, और उसके पास नंबर ऑफ एटम्स इतने ही होंगे, कितने 3 एक्सपोनेंट 23। तो ये हमारा आंसर यहाँ से बी हो गया। तो अगर इन चीजों को समझ लोगे ना तो फिर ये सारी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो कि सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम्स होता है, ये हाफ है, तो हाफ मोल होंगे, जितने कार्बन के एटम्स है उतने ही अगर सल्फर के एटम्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इक्वल है, ठीक है। अगर सल्फर के हाफ मोल हैं तो कार्बन के भी हाफ मोल होंगे, कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम होता है इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, तो हाफ का मास 6 ग्राम होगा। कल लिमिटिंग एंड एक्सेस भी हमने देखा था, तो उसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कह रहा है 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसने मुझे दी हुई है। वो कह रहा है 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज रिएक्टेड विद 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। Assuming the reaction gas goes to completion and that all the gases are at room temperature and pressure, which volume of sulfur trioxide SO3 प्रोडक्ट में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया हुआ है वो कितना बनेगा। अब मेरा मसला यहाँ पे ये आता है कि मैं ये प्रोडक्ट में सल्फर ट्राइऑक्साइड कितना बनेगा मैं किससे निकालूं, कौन से वाले रिएक्टेंट से निकालूं, सल्फर डाइऑक्साइड से निकालूं या ऑक्सीजन से निकालूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों का अमाउंट दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में मुझे पहले लिमिटिंग और एक्सेस पता लगाना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट लिमिटिंग में होगा मैं उससे निकालूंगा। अब पहले रिएक्टेंट साइड पर अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम दिया हुआ है। तो जो मैं अपनी रेसिपी बनाऊंगा वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बनाऊंगा। जैसे ये 2 मोल इसका उतार दिया, ऑक्सीजन का 1 मोल है। अब मुझे वॉल्यूम्स इनके कंपेयर करवाना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिए हुए, तो 24 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करा दूंगा। 2 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिक्वायर्स हाउ मच ऑक्सीजन, 1 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ये वही मेरा रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 1.5 डेसीमीटर क्यूब, तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मेरे पास आ रहा है 1.5 डेसीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन में जो ऑक्सीजन गिवन है दैट इज गिवन कि इतना तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे चाहिए कितना, इन ऑर्डर टू कंप्लीटली रिएक्ट 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आई नीड 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। और मेरे पास है कितना अभी, मेरे पास है 2 डेसीमीटर क्यूब, तो मेरा गिवन जो है वो बड़ा है रिक्वायर्ड से। समझ आती है बात, या आई कैन से कि रिक्वायर्ड इज लेस देन गिवन, ठीक है। तो जब भी रिक्वायर्ड लेस देन गिवन होता है तो वो रिएक्टेंट क्या हो जाता है, कल याद करवाया ना, रिक्वायर्ड अगर ग्रेटर देन गिवन है तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग में हो जाएगा, लेकिन अगर रिक्वायर्ड आपका लेस देन गिवन है
मतलब आपको चाहिए 1.5, कम चाहिए आपको, और आपके पास है बहुत सारा, तो जाहिर है जो बहुत सारा है वो बचा रह जाएगा। जब भी रिक्वायर्ड लेस देन गिवन होगा तो वो रिएक्टेंट किस में होगा, एक्सेस में होगा। मतलब ये एक्स मैंने ऑक्सीजन के लिए निकाला है ना, तो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड लेस देन गिवन आ रहा है, इट मींस ऑक्सीजन इज इन एक्सेस और ऑक्सीजन बचा रह जाएगा। तो ऑक्सीजन अब एक्सेस में है तो मैं फिर ऑक्सीजन को यूज नहीं करूंगा प्रोडक्ट निकालने के लिए, मैं सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करूंगा। अच्छा अब देख, पहले तो इसको हम पूरा वाला मेथड फॉलो करते हैं, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 1 मार्क के लिए हम जल्दी कैसे करेंगे। अभी तक मेरा आंसर नहीं आया है, मुझे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड निकालना है ना। अभी तो मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया है कि मेरा लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। मैंने अभी ये डिसाइड किया मेरा सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग है, तो मुझे उससे निकालना है। अब सल्फर डाइऑक्साइड, अगर ये इक्वेशन को हम दोबारा देखें तो ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, इसलिए इसको मैं यूज नहीं करूंगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी वॉल्यूम निकालने का कह रहा है, विच वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म, और सल्फर डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम दिया हुआ है। इनके मोल्स वैसे ही नीचे उतार दो, वॉल्यूम के लिए हम 24 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 2 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया हुआ है, 3 डेसीमीटर क्यूब। 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 इंटू 24 इंटू 3, 2 इंटू 24 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स आपके पास आ जाएगा 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा देखो, अब आपने एमसीक्यूज के लिए ये इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा अपने माइंड को शार्प करना है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, और आपने इसी क्वेश्चन से देखो ना कि आपको ये सब लिखने की क्या जरूरत है। आपको वॉल्यूम की बात कर रहा है, आप देख रहे हो। पहले अगर आपने लिमिटिंग और एक्सेस डिसाइड करना है तो 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1:2 का रेशियो है ना। तो मैं डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूँ कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड के 3 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है और ये 2:1 के, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जो भी वॉल्यूम होगा ना, ऑक्सीजन का वॉल्यूम उसका हाफ रिक्वायर्ड होगा हमेशा। ये काम हम वॉल्यूम्स के लिए कर सकते हैं, मासेस के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पास है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो उसका वॉल्यूम भी 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। लेकिन मासेस डिफरेंट होते हैं, तो मासेस के लिए मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लगा सकता कि डायरेक्टली, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड 3 डेसीमीटर क्यूब गिवन है ना मुझे, तो ऑक्सीजन जो है उसका हाफ रिक्वायर्ड होगा, डेट इज 1.5 डेसीमीटर क्यूब। क्योंकि इसमें क्या रेशियो है, 2:1 का। 2:1 का डबल करो तो 2 होता है ना, तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का अगर 2 है तो ऑक्सीजन का 1 चाहिए, मतलब हमेशा ऑक्सीजन का हाफ चाहिए। तो मैंने 3 का हाफ कर दिया डायरेक्ट, तो मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन 1.5 रिक्वायर्ड है। लेकिन ऑक्सीजन गिवन कितना है, 2 डेसीमीटर क्यूब। तो वो देख के मुझे ये भी पता चल गया कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कम है, गिवन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में। जब मुझे ऑक्सीजन एक्सेस में पता चल गया, अब मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड निकालना है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में 2:2 का रेशियो है, मतलब एक जितना सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा उतना ही सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी वॉल्यूम होगा। अगर सल्फर डाइऑक्साइड 3 डेसीमीटर क्यूब है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड ने भी 3 डेसीमीटर क्यूब बन रहा है। तो 2:2 यही तो शो करता है, इक्वल इक्वल है ना। 1:1 या 2:2 इट मीन्स इक्वल। तो ये सारा काम करे बगैर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 3 डेसीमीटर क्यूब। इसको जरा एक बार और सुनो कि जो हमने पूरा पेज भर दिया ना लिख लिख के, हमें उसकी जरूरत नहीं है करने की। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो उसका वॉल्यूम होगा 24 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम भी होगा 24 डेसीमीटर क्यूब।
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है तो उसका वॉल्यूम भी 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, अगर मैं इन सब के वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इन सब के मासेस की बात करूँ ना कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है, तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, जो कि 32 + 2 × 16 होता है। और 32 + 2 × 16 हमारे पास बन जाता है 64 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के मास की बात करूं तो वो 2 × 16 होगा, जो कि बन जाएगा 32 ग्राम। और 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के मैं मास की बात करूं तो वो हो जाएगा 32 + 3 × 16, और वो हो जाता है 80 ग्राम्स। तो इनके 1 मोल के मासेस डिफरेंट हैं, लेकिन इनके 1 मोल के वॉल्यूम सबके सेम है। इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा ना, तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में 6 एक्सपोनेंट 23 सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इनके सबके 1 मोल के मासेस डिफरेंट हैं, वॉल्यूम सेम होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। तो ये बात समझने वाली है मोल्स करते वक्त। अब देखो, हमने देखा था 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। मुझे पहले निकालना था लिमिटिंग और एक्सेस। तो मैंने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में 2:1 का रेशियो है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड 3 डेसीमीटर क्यूब अवेलेबल है तो उसके लिए ऑक्सीजन 1.5 डेसीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड होगा कंप्लीटली रिएक्ट कराने के लिए। ऑक्सीजन गिवन जो मुझे है वो 2 डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ से मुझे पता चला कि रिक्वायर्ड लेस देन गिवन है, इट मींस ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में, तो मैं ऑक्सीजन को यूज नहीं करूंगा प्रोडक्ट निकालने के लिए, डेट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैं किसको यूज करूंगा? सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करूंगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल बनते हैं। मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम 3 डेसीमीटर क्यूब है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का वॉल्यूम भी 3 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। दैट्स इट, आंसर आ गया। ये शायद ये जो सारी चीज मैंने लिखवाई ना, ये तो खैर मैं समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ ना, एग्जाम में थोड़ी ये रिकॉल करोगे। और आपने ये जो नीचे मैंने चीज लिखवाई है इसमें से भी शायद कुछ लिखना ना पड़े। तो जो 1 मार्क का एमसीक्यू है, अगर वो ये वाला एमसीक्यू अगर आप हार्डली 15 सेकंड में करके निकलते हो तो डेट्स वेरी गुड। अगर आप इस पे 1 मिनट भी लगाते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप उससे इससे ज्यादा लगा देते हो तो फिर मसले वाली बात है, फिर आपका ए स्टार या ए खतरे में आता है। लेकिन यही काम जो मैंने वॉल्यूम्स के लिए करा है मैं मासेस के लिए नहीं कर सकता। मास का जब क्वेश्चन आता है तो वो फिर आपने अगेन वही पूरी इक्वेशन बना के करना है, क्योंकि अगर आपने 2:1 में मास को कह दिया ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मासेस इनके इस प्रोपोर्शन में नहीं होते। 1 मोल के सबके मासेस डिफरेंट है, लेकिन 1 मोल के सबका वॉल्यूम सेम है। होप कुछ समझ आया हो, होपफुली। ठीक है, आगे चलते हैं आज के काम पे। आज हम लोगों को देखना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, इसी चीज को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फर्क क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें बताता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है C5H10, इसको हम कहते हैं पेंटीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10। अब अगर मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि इसमें से 5 और 10 में से जो कॉमन नंबर है ना 5, दोनों को इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा CH2। तो ये इसी चीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। या सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन जाएगा। इसके दो नाम होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ये मोल्स का रिलेटिवली सबसे ज्यादा आसान काम है
इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। देखो इसका क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना होता है, इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है। उसने बोला फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ऑक्साइड ऑफ आयरन का क्या मतलब है कि आयरन होगा उसमें और ऑक्सीजन होगा। किसी भी चीज की अगर वो ऑक्साइड कहता है तो अगर वो आयरन की ऑक्साइड कह रहा है तो एक एलिमेंट आयरन होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। अगर वो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। अगर वो ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस कह रहा है तो एक एलिमेंट फास्फोरस होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। सही है। हसान परसेंटेज यील्ड पढ़ेंगे, वो आगे आएगी। अच्छा जी, इसमें आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है और कह रहा है कि रिएक्टिंग 2.24 ग्राम ऑफ आयरन विद 0.96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे जो भी चीज दी हुई हो ना, चाहे मास दिया हुआ चाहे परसेंटेज दिया हुआ, इसको निकालने का तरीका क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने ये जो भी एलिमेंट्स हैं, आयरन इसका सिंबल लिख दिया जिस भी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन उसका सिंबल लिख दिया, और आयरन का यहाँ पे जो भी दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख दिया 2.24 और ऑक्सीजन 0.96। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों के जो एटॉमिक मासेस हैं, सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में आप इन्हीं एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उससे इसको डिवाइड कर दोगे। आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16। अच्छा, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आप, अगर वो आंसर बहुत बड़ा लंबा सा आ रहा है कैलकुलेटर में तो आप एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख देना। लेकिन अगर वो छोटा आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना ही लिखोगे। तो ये आ रहा है 0.04 और ऑक्सीजन को करोगे 0.96 डिवाइड बाय 16 तो ये आ जाएगा 0.06। अच्छा जी, इसमें आपका जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनकी जो वैल्यूज आई हैं, इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उन सबको इससे डिवाइड कर दो। जैसे 0.04 और 0.06 में से स्मॉलेस्ट नंबर 0.04 है ना, तो हम 0.04 से इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, तो ये बन गया 1। और 0.06 डिवाइड बाय 0.04 करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5। इसमें फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में करना पड़े, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखो अगर आयरन की वैल्यू कुछ ऐसी आती 1.1 या 1.2 या 1.3 तो हम उसको 1 तक लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। अगर ऑक्सीजन की वैल्यू कुछ ऐसी आती 1.7, 1.8, 1.9 तो हम जैसे मैथ्स में राउंड ऑफ करते हैं ना, राउंड ऑफ करके उसको 2 लिख देते। लेकिन अगर वैल्यू 1.5 आ रही है ना, या तो 0.5 आ रही है या 1.5 आ रही है या 2.5 या 3.5, तो हम कभी भी उसको वैसे राउंड ऑफ नहीं करते जैसे मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करते हैं कि हमने 1.5 है तो मैथमेटिक्स क्या कहती है कि इसको 2 लिख दो। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, अगर 0.5 में कोई नंबर आ रहा है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद, तो हम उस नंबर को होल नंबर बनाएंगे। और होल नंबर कैसे बनाएंगे उसको, 1.5 को होल नंबर बनाने का तरीका क्या है कि मुझे उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। जब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो 3 बन जाएगा। जब ऑक्सीजन के नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आयरन बोलेगा मुझे भी करो, तो आयरन के नंबर को भी कर दो तो ये बन जाएगा 2। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा Fe2 आयरन 2 और ऑक्सीजन 3। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसमें आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। केमिस्ट का काम ये होता है कि वो अगर उनको कोई अननोन कंपाउंड मिला है तो वो अननोन कंपाउंड में उन्होंने देख लिया आयरन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, उन्होंने ये तो निकाल लिया कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है इनका। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रिडिक्ट करने के लिए फिर उनको और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज निकाल रहे होगे तो फिर आपको अगर मॉलिक्यूल की नो हाउ है तो फिर हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला से उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाते हुए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा मल्टीप्लाई बाय 2 ही कर रहे हो। फिर हमें देखना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को देखते हुए। ऐसा भी एक क्वेश्चन कर लेंगे ऑर्गेनिक का, जिन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली है उन लोगों के लिए है, वो कर लेंगे। भी जी, FeO2 गलत है, FeO2 नहीं होगा इसका। देखो स्टेप 3 इसका क्या है कि इन दोनों में से जो, जब मैंने इनको एटॉमिक मासेस से डिवाइड करा ना, ये मैंने क्या करा है, इनको एटॉमिक मासेस से डिवाइड करा है, 2 पॉइंट जो भी वैल्यूज इनकी दी हुई है एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर दी है, तो मेरे पास 0.04 और 0.06 आया है। फिर मैंने क्या करा है,
0.04 और 0.06 में से जो स्मॉलेस्ट नंबर था ना, छोटा कौन सा है इसमें, 0.04 छोटा है ना, तो मैंने क्या करा है, दोनों को 0.04 से डिवाइड कर दिया है। सही है। अच्छा, अब जब दोनों को 0.04 से डिवाइड कर दिया है तो 0.04 डिवाइड बाय 0.04 वो तो 1 बन जाएगा, और 0.06 डिवाइड बाय 0.04 वो बनता है 1.5। मैंने ये आपको कहा है कि अगर कोई नंबर ऐसा आए स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद 0.5, 1.5 या 2.5 जिसमें 0.5 आ रहा हो, तो हम मैथ्स में जैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं ना कि 1.5 या उससे बड़ी कोई वैल्यू है तो हम उसको 2 कर देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे। अगर 0.5 आएगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर 1.6 होगा तो आप, वैसे तो 1.6 वाली वैल्यू आएगी नहीं, वो आएगी तो 1.8 या 1.89 या 1.99, लेकिन 1.6 भी है तो आप याद करने के लिए करोगे उसको 2 लिख देना, 1.4 है तो 1 लिख देना, लेकिन अगर 1.5 है ना तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे ऑक्सीजन को तो आयरन को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, ये भी एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला है। इसमें कह रहा है एन एसिड वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू कंटेन 2.44% हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है, ऊपर मास दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है ना, आपने बस क्या करना है, हाइड्रोजन है ना उसकी परसेंटेज दी हुई है तो ऐसे परसेंटेज लिख दो। सल्फर दिया हुआ है, उसके बाद सल्फर का भी क्या दिया हुआ है, परसेंटेज, तो सल्फर का सिंबल लिख के परसेंटेज लिख दो। फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का सिंबल लिख के उसकी परसेंटेज लिख दो। जो भी दिया, मास दिया हुआ था तो मास लिख देता, परसेंटेज दी होती तो परसेंटेज लिख देता। ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, या आपने ये लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इनको डिवाइड करने के बाद जो आप लोगों का आंसर आ रहा है उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना, जैसे ये आ रहा है 1.219, अब ये बड़ी वैल्यू आ रही है 1.219375। अगर कैलकुलेटर पास हो तो करके देखो, तो आप इसको एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेस लिख दो। और ऑक्सीजन की आ रही है 58.54 डिवाइड बाय 16, यह आ रहा है 3.6587। फिर आप क्या करोगे, इन तीनों नंबर्स में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है, थर्ड स्टेप में जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इन सबको, इन तीनों में से जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो तीनों में छोटा नंबर कौन सा है, 1.2193, तो सबको 1.2193 से डिवाइड कर दो। तो जब 1.2193 से सबको डिवाइड करोगे तो 2.44 डिवाइड बाय 1.2193, ये बन जाएगा 2.0011। अब देखो, अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो आप इसको 2 लिख दोगे। अगर 2.5 आता तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता। अब जैसे 1.2193 डिवाइड बाय 1.2193 तो 1 बना, और ऑक्सीजन कितना बन जाएगा, 3.6587 डिवाइड बाय 1.2193, तो ये बनेगा 3.000656। तो आप इसको 3 लिखोगे। तो इस तरह की वैल्यूज आएंगी कि राउंडिंग ऑफ करते वक्त तुम्हें परेशानी नहीं होगी, या तो 0.5 वाली आ रही होगी, या अक्सर 1.3333 रिकरिंग इस तरह से नंबर आ रहा होता है। तो इस तरह के जो आते हैं वो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और उसके साथ उसका मॉलिक्यूल ऊपर बना हुआ होता है कि उसके जैसा कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, और डायरेक्टली वो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे निकलवा रहा होता है। तो आखिर में एक क्वेश्चन उसका भी कर लेंगे अभी। अच्छा, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, H2S1 1O3। 1 हम लिखते नहीं है इसलिए इसको H2SO3 भी लिख सकते हो। तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब देखो, कह रहा है क्वेश्चन, कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाय मास. Its relative molecular mass was 60.
वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बता रहा है तुम्हें। वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं पता आपको, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी नहीं पता, वो आपने निकालना है। तो कह रहा है फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालोगे इसका, वैसे ही जैसे अभी हमारी बात हुई है। इसमें हमारे पास कार्बन है जिसकी परसेंटेज दी हुई है 40, हाइड्रोजन है जिसकी दी हुई है 6.67। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा परसेंटेजेस ही दी हुई हो, मासेस दिए हुए तो मासेस लिख देना, जो दिया हुआ है बस वो लिख दो। और लिखने के बाद दूसरा स्टेप फौरन क्या करोगे, डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। और उसके बाद जो आंसर्स आ रहे हैं उन आंसर्स में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड कर दो। जैसे ये आ रहा है 3.3333, ये आ जाएगा 6.67, और ऑक्सीजन आ जाएगा 53.33 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारे पास आ जाएगा 3.333। ठीक है, इनमें से जो छोटा नंबर है वो 3.333 है, तो 3.333 से सबको डिवाइड कर दो। ये क्या बन जाएगा 1। 6.67 डिवाइडेड बाय 3.333 करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2। 2.00 बनेगा तो मैं 2 लिखूंगा, राउंडिंग ऑफ उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप निकालते हो एम्पेरिकल मास। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल के, इसमें कार्बन 1 है, एक कार्बन का मास एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन 1 है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो इसी तरह जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वैसे ही आप एम्पेरिकल मास निकालोगे, जो कि आ रहा है 30। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आपको आंसर नहीं निकालना था इस बार, वो आपसे कह रहा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। इस फॉर्मूले से जो नंबर आता है, इस नंबर को भी हम n कहते हैं। दिस इज नॉट मोल्स, बस इसको हम n ऐसे कह रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है 60, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास क्या है 30, तो इससे रेशो आएगा 2। ये जो नंबर आएगा ना 2, आपने क्या करना है, एम्पेरिकल मास को इससे मल्टीप्लाई करा देना है। एम्पेरिकल मास नहीं, सॉरी, एम्पेरिकल फॉर्मूला को इससे मल्टीप्लाई करा देना है, तो वो आपको कन्वर्ट कर देगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। क्या मतलब है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला आया है CH2O, आपने इसके सब में सब्सक्रिप्ट से 2 को मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा C2H4O2। ये जो C2H4O2 है ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। दिस इज योर, ठीक है जी। शुएब, ये पास पेपर्स के क्वेश्चन है। 60 कहाँ से आया? 60 क्वेश्चन में गिवन था, मॉलिक्यूलर फॉर्म मास 60। तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूलर मास दे देगा, आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, उससे आपने निकालना है एम्पेरिकल मास। फिर आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास करोगे तो एक नंबर आएगा, उस नंबर को जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करा दोगे, जैसे ये आया था ना एम्पेरिकल फॉर्मूला, इससे मल्टीप्लाई करा दोगे सब्सक्रिप्ट में, कार्बन 2 कर दो, हाइड्रोजन 4 कर दो, ऑक्सीजन 2 कर दो, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अच्छा जी। कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन देखते हैं इसके, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर ये फंसता है। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले जो क्वेश्चन है ना, वो देखो 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि एग्जामिनर का ना ये फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। वो P2 में भी डालेगा और वो P4 में भी डालेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। पता नहीं क्यों P4 में डालता था पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला अच्छा खासा, अब उसने ना P2 में भी डालना शुरू कर दिया है। और P2 में एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला आ रहा है, और वो 3-4 मार्क्स का तो आ रहा है,
3 से 4 मार्क्स का वो लाजमी आ रहा है, तो ये तुम्हारे श्योर मार्क्स हैं अगर तुम ये सीख के जाते हो पेपर में। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है वो, एस्टर ए, अब देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद के करने वाले क्वेश्चन है। अब आप लोगों में से जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है वो तो बड़ा ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ी हुई वो भी सुन लो, समझ आ जाएगी तुम्हें, इसमें कोई मसला नहीं है सारा वही काम। अभी ऊपर आपको वो फॉर्मूला नहीं बता रहे थे, जैसे अभी आपने निकाला कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक फॉर्मूला है। इसके ऊपर का बैकग्राउंड क्वेश्चन नहीं दिखाया हुआ मैंने, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा ऑर्गेनिक का, लेकिन यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, ये एस्टर है। अब एस्टर क्या होता है उससे अभी आपका लेना देना कुछ नहीं है। एस्टर ये रिएक्ट्स विद हॉट एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो पहली लाइन दी हुई है इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। कंपाउंड बी हैज द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, तो ये कंपाउंड बी है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास जो है वो ये है कि कार्बन 29.3% है, तो आपने कार्बन लिख दिया 29.3%। हाइड्रोजन है 3.7%, तो आपने हाइड्रोजन के साथ 3.7 लिख दिया, और ऑक्सीजन है 39%। दूसरा स्टेप इसका क्या है, दूसरा स्टेप अगेन वही है कि आपने क्या करना है, इनके एटॉमिक मासेस से सारी परसेंटेजेस को डिवाइड कर देना है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। सही है, और जब आप ये काम कर लोगे तो कार्बन आ रहा है 29.3 डिवाइडेड बाय 12, अगर 7 कैलकुलेटर्स हैं तो कर लो, बेस्ट हो जाएगा। 2.4416, हाइड्रोजन आएगा 3.7, और ऑक्सीजन आएगा 39 डिवाइडेड बाय 16 विच इज 2.4 अराउंड 2 पॉइंट। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम भी है, सोडियम हम रह गए। तो सोडियम का परसेंटेज दिया हुआ है 28, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो ये भी लेके चलना है साथ। तो 28 डिवाइड बाय 23 ये आता है 1.217, तो दिस इज 1.217, और ऑक्सीजन का आ रहा है 39 डिवाइडेड बाय 16 विच इज 2.4375। ओके, थैंक यू, मैंने देखा नहीं सोडियम। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिवाइड ऑल ऑफ दिस नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास सोडियम का जो 1.217 आया, तो सबको 1.217 से डिवाइड कर दो। तो कार्बन आपके पास आ जाएगा 2.4416 डिवाइडेड बाय 1.217, तो दिस इज अराउंड 2.006, तो हम इसको 2 लिखेंगे। हाइड्रोजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाय 1.217, ये आ जाएगा 3.0, तो इसको हम 3 लिख देंगे, और ये आ जाएगा 2.4375 डिवाइडेड बाय 1.217, दिस इज 2.00 समथिंग, तो इसको हम 2 लिखेंगे, और Na जो है वो 1 बनेगा। तो क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, C2H3O2Na, ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अच्छा, इससे जो मैं कह रहा था ना कि जिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन में फंसते हो वाला क्वेश्चन दिखा दूं। हाँ देखो, इसमें आपको कह रहा है, अब देखो जिन लोगों को अभी ऑर्गेनिक पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। वो कह रहा है मिथाइल प्रोपेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दिस इज द डिस्क्रीट फॉर्मूला ऑफ मिथाइल प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव सेवरल कंपाउंड्स। हमें पता है कि ये जो रिएक्शन होगा किसी भी एल्केन का विद क्लोरीन गैस अंडर द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है। अच्छा, इसमें क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को हटा हटा के लगना शुरू कर देती है, क्या पता एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ लग जाए, क्या पता 2 को हटा दे, क्या पता 3 को हटा दे। सही है, तो कोई डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा होता है। अच्छा जी, अब वो तुमसे ना इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं मांग रहा, वो तुमसे डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा है। सही है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मांग रहा है तो मैंने अभी एक क्वेश्चन किया है जिसमें मैंने क्या किया है,
मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास, और एक नंबर निकाला और उससे सबको मल्टीप्लाई किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें वो मॉलिक्यूलर मास भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है क्वेश्चन में। वो ट्रायल एंड एरर इतना बड़ा ट्रायल एंड एरर नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। बस थोड़ा सा अगर मॉलिक्यूल का बैकग्राउंड नॉलेज है तो आप निकाल लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन यहाँ पे दिया हुआ है 29.7%, सारा का सारा काम वही है। पहले तो इनके परसेंटेज जो भी दिया हुआ है ना, परसेंटेज दिया हुआ है या मास दिया हुआ है, तो इनके सिंबल्स लिख के साथ साथ लिख दो। कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। दूसरा काम क्या करोगे, डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 29.7 डिवाइड बाय 12 विच इज 2.475। हाइड्रोजन हो जाएगा 4.3 और क्लोरीन हो जाएगा 65.9 डिवाइड बाय 35.5 विच इज 1.856। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड देम बाय देयर स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, विच इज 1.856 क्लोरीन वाला। तो इन तीनों को 1.856 से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये पहला वाला जो 2.475 है डिवाइड बाय 1.856, ये हमारे पास बनेगा 1.3335। अब यहाँ पे जरा एक चीज को समझना, ठीक है, इसको मैं ना 1.3335 लिख रहा हूँ। अब देखो अभी तक जो हम कर रहे थे या तो 1.00 समथिंग इस तरह से आ रहा था, तो मैं सेफली राउंड ऑफ करके 1 लिख रहा था। यहाँ पे क्योंकि मैंने क्वेश्चन की नेचर को देख लिया है कि क्वेश्चन में वो मुझसे मांग रहा है डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला की तो बात ही नहीं कर रहा वो मुझसे साथ, तो मैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालता हूँ ना इस मेथड से। अच्छा खैर, फिर मैंने अभी फिलहाल जो आ रहा है ना वो मैं लिख रहा हूँ 4.3 डिवाइड बाय 1.856। तो ये भी जो है ना नंबर ऐसा आ रहा है 2.316। इसको भी राउंड ऑफ करके तो वैसे तो मुझे 2 लिख देना चाहिए, जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल सिखाई है। कार्बन को 1 लिख देना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया उस हिसाब से तो बिल्कुल इसको ऐसे लिख देना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी अवॉइड करूंगा क्योंकि बाकी मेरे पास जो आ रहे थे ना नंबर्स, वो 1.0003 इस तरह से आ रहे थे, तो वो राउंड ऑफ करने में 1 लिखने में मेरे कुछ ना प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मुझे सुकून था, ओके लिख दो। लेकिन 1.33 यानी का यार एक हर जगह 1.00 या 2.006 आ रहा है, तो आराम से 2 लिखने में मुझे मसला नहीं हो रहा था। या अगर आ रहा था तो 2.5 या 1.5, तो उसका तो मैंने रूल बनाया हुआ है कि मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, उसको होल नंबर बनाना है, 0.5 2.5 3.5 अगर वैल्यू आ जाए। यहाँ पे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये जो भी वैल्यूज आ रही है ना, क्योंकि ये इतनी छोटी भी नहीं आ रही कि मैं बिल्कुल राउंड ऑफ कर दूं। जैसे मुझसे अभी किसी ने पूछा कि 1.4 या 1.6 अगर आंसर आ रहा हो तो हम क्या लिखें, तो मैंने उस वक्त बताया कि 1.4 को 1 लिख दो, 1.6 को 2 लिख दो। यहाँ फिर मैंने साथ में ये बात भी बोली कि ऐसा आता नहीं है अमूमन क्वेश्चन में, लेकिन जिन क्वेश्चन में आ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ रहा है, तो इसमें वो डायरेक्टली मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए भी कह रहा है। अब मैं डायरेक्टली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे जज करूं, चलो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला तो लिख के आ गया ये वाला, मैंने इनको राउंड ऑफ कर दिया और मैंने बोला कि ये सी कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाना भी है तो ऐसा बन गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैं बना ही नहीं सकता जब तक मेरे पास मॉलिक्यूलर मास ना हो। सही है। अच्छा, अब जहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम्हारी नॉलेज काम आएगी, वो ये कह रहा है कि मिथाइल प्रोपेन से जब उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स के अंदर रिएक्ट कराए क्लोरीन को, तो कोई मेरे पास कंपाउंड बना है। और जिन लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है उनको पता है कि क्लोरीन जब हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे लगेगी, या तो 1 क्लोरीन आ जाएगा या 2 क्लोरीन आ जाएगा या 3 क्लोरीन आ जाएगा, मतलब कार्बन जो है ना वो 4 ही रहेंगे। जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है उसको पता है कि इसमें कार्बन 4 ही रहेंगे। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता भी हूँ उस मॉलिक्यूल का, तो कार्बन ने तो 4 ही रहना है हर हाल में। अगर यहाँ पे कार्बन मेरा 1 आ रहा है तो इसको मैं 4 कैसे बनाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पे एक्यूरेसी अगर मुझे चाहिए तो मैं बोलूंगा कि मैं पहले अभी राउंड ऑफ नहीं करता इसको। ये जो वैल्यूज आई है ना, इसमें कार्बन को मुझे बनाना है 1.335 से 4,
क्योंकि इस मॉलिक्यूल में मिथाइल प्रोपेन में कार्बन तो 4 है, तो 1.335 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि वो 4 बन जाए। देखो अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनेगा 2.667, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बनेगा 4। अगर आप कहो कि मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे वो 4 से बड़ा बन जाएगा, 5.334 बन जाएगा। देखो अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 1 लिख देते हो ना यहाँ पे, तो और फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो इसमें आपके जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है उसमें एरर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो 1.335 है आपने वहीं पे उसको मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं बल्कि 3 करना है, क्योंकि जब 1.335 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो वो आंसर बनेगा 4.005। सही है, तो मतलब उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर कार्बन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हाइड्रोजन को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कार्बन को अगर 3 से कर दिया तो हाइड्रोजन को 2 से कर सकते हो, 4 से। जिससे एक को मल्टीप्लाई कर दिया है उसी नंबर से आपको मजबूरन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2.316 को जब मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे हाइड्रोजन में तो बनेगा 6.948। अब 6.9 को आप 7 लिख सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन होल नंबर ही होगा ना, ये 6.9 बन रहा है तो आप इसको 7 लिख सकते हो। क्योंकि हाइड्रोजन कितने, देखो हाइड्रोजन हमारे पास इस मिथाइल प्रोपेनोन का अगर फॉर्मूला, सॉरी मिथाइल प्रोपेन का अगर फॉर्मूला देखो तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपने 7 हाइड्रोजन लगा दी तो बाकी 3 हाइड्रोजन कहाँ गए, 3 हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, 3 क्लोरीन आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन कितने होंगे इसमें, 3 होंगे। आप सबको मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हो, जब क्लोरीन को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे इसके साथ 1 है तो ये ऑटो पे 3 बन जाएगा। यहाँ से बात कंफर्म भी हो रही है। तो ये C4H7Cl3 इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इसका अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूला आप निकालने भी जाओगे तो ये जो C4H7Cl3 है आप उसको डिवाइड बाय कोई ऐसा नंबर नहीं है तीनों में जो कॉमन हो, तो हम अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे सबको तो दोबारा ये नंबर्स बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंट बिल्कुल है। और डिफरेंट होने की वजह से देखो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज जिसको होगी ना वो कर लेगा। तो फिलहाल जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन के अगेन इट वाज 2 मार्क्स। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको 3 मार्क्स का दिया हुआ है उसने, हालांकि ये सबसे आसान है। ठीक है, तो वो ये देख के मार्क्स सेट नहीं करता कि मुश्किल और आसान है। ठीक है, वो वर्किंग देख रहा है स्टेप्स कितने बनने हैं बस। और 40.5 ग्राम सैंपल ऑफ क्लोराइड ऑफ सल्फर। क्लोराइड ऑफ सल्फर का क्या मतलब है कि एक एलिमेंट क्लोरीन होगा और एक सल्फर होगा। कंटेन्स 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तुम्हारे पास एक एलिमेंट सल्फर होगा इसमें एक क्लोरीन होगा, उसमें क्लोरीन कितना है 21.3 और टोटल क्लोराइड सल्फर क्लोराइड का मास है 40.5। तो उसमें सिर्फ सल्फर कितना हो जाएगा 40.5 माइनस 21.3 कर दोगे तो उसमें से सिर्फ सल्फर का मास आ जाएगा जो कि 19.2 होगा, क्योंकि पूरा मास 40.5 है उसमें से क्लोरीन 21.3 है। उन दोनों को माइनस कर दो, सल्फर आ जाएगा 19.2 और क्लोरीन आ जाएगा 21.3। दूसरा स्टेप क्या है, इनके इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर दोगे। जब एटॉमिक मासेस से डिवाइड करोगे तो वो सल्फर हो गया 0.6 और क्लोरीन हो गया 21.3 डिवाइडेड बाय 35.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.6, दोनों 0.6 0.6, इन दोनों में जो छोटा नंबर है वो क्या है 0.6 ही है ना, क्योंकि दोनों एक ही नंबर है। तो सल्फर 1 क्लोरीन 1, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला HCl। अब यहाँ पे आपने कोई जद्दोजहद नहीं करनी थी ज्यादा, ये 3 मार्क्स का है तो है। फिर वो कह रहे हैं द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोराइड इज 135। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। तो देखो जब मॉलिक्यूलर मास दे देता है तो बड़ा आसान है, HCl है, इससे जब मास निकालोगे तो एम्पेरिकल मास निकलेगा क्योंकि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो क्या बताया आपने, पहले एम्पेरिकल मास निकालना है जो कि कैसे आएगा, सल्फर 32 होता है
एक एटम है इसका, और क्लोरीन 35.5 होता है, इसका एक एटम है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 67.5। सही है। तो मैंने क्या बताया कि आपने मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करवाना है एम्पेरिकल मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना है 135 और एम्पेरिकल मास आपने निकाला 67.5। ये जो भी नंबर आ रहा है इस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवा देना एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। और ये हमारे पास आ रहा है 2, मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये बन जाएगा S2Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 मार्क का ये हो गया, तो टोटल ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस, हाँ इंपेरिकल मासेस और ये मोल्स की तो ओवरऑल प्रैक्टिस। किसी ने मुझसे अभी क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मोल्स आता है। देखो मोल्स जो है ना वो हर चैप्टर के साथ बना सकते हैं। मोल्स जो है यूजुअली जो आता है वो हमारे पास मोल्स का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आता है, मोल्स एसिड एंड बेसिस के साथ भी आता है। ठीक है। मोल्स जो है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी आता है। मोल जो है वो रिडॉक्स और एसिड एंड बेसिस का तो खैर क्वेश्चन मिला हुआ आता है। फिर मोल्स हमारा टाइट्रेशन में आता है, एटीपी का क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन होता है वो। उसके बाद मोल्स फिर इधर उधर का और कोई चैप्टर बचा नहीं है जिसमें कैलकुलेशन है, लेकिन फिर एक एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स एनर्जेटिक्स मोल्स उसमें भी आ जाता है। फिर स्पीड ऑफ अ रिएक्शन में भी मोल्स आ जाता है, और इक्विलिब्रियम में भी मोल्स आ जाता है। 6 से 7 चैप्टर्स में मोल्स आ जाता है, तो मोल्स कहीं भी फिट हो सकता है। मोल्स जो है, जो कॉन्सेप्ट मोल्स का अभी पढ़ रहे हो लेवल में, वही सेम कॉन्सेप्ट आप ए लेवल में एएस में भी पढ़ते हो, A2 में भी पढ़ते हो। मोल्स का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, मोल्स हर थ्रू आउट द कोर्स आपके साथ चलेगा। इसलिए जब मोल्स और मोल्स पक्का करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या फ्रॉम टुमारो या आफ्टर फिनिशिंग योर मोल्स, जितना भी आपको पढ़ना है, उसके बाद आप मोल्स के रोज के 10 क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, आप रोज बना लो, हैबिट बना लो, मुझे रोज के 10 क्वेश्चंस करने हैं। रोज नहीं करने तो हफ्ते में 2 बार कर लो या 3 बार कर लो, क्वांटिटी बढ़ा दो कि मैं 20 क्वेश्चन करूंगा मोल्स के, तो मोल्स अंडर रिवीजन भी रहेगा और मोल्स के नए नए क्वेश्चन भी होंगे, मोल्स हमारा पक्का हो जाएगा। तो सिंपल टेक्निक क्या है, अगर 10 नहीं कर सकते तो रोज के 5 क्वेश्चंस कर लो, आधा घंटा लगेगा, और वो पूछ लो 5 क्वेश्चंस टीचर से कैसे होंगे जिसमें फंसे हो। देखो नंबर डेसिमल में ये आ रहा था ना 67.5, तो आपने क्या करना है 135 डिवाइडेड बाय 67.5 करोगे तो डेसिमल में नहीं आएगा, ऑड नंबर है ना ऊपर, करके देखो कैलकुलेटर से 2 आएगा पूरा। यस, मोल्स इलेक्ट्रोलिसिस में भी आ जाता है। अच्छा जी, एक हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। देखो अगर मेरे पास आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें मैंने 2 आइडेंटिकल ग्लासेस हैं, उसमें मैंने पानी भर दिया, दोनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने डाल दिया। एक ग्लास में मैंने क्या कहते हैं वो डाला, नमक, सॉल्ट, 1 चम्मच NaCl, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो घरों में होता है, और दूसरे में मैंने 2 चम्मच डाला। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि एक में मैंने डाला है 100 ग्राम और दूसरे में मैंने डाला है 200 ग्राम। तो नमक और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना, दोनों में मैंने लेट से लिए 5 डेसीमीटर क्यूब। एन की वैल्यू किंजा डेसिमल में नहीं आएगी, एन की वैल्यू डेसिमल अगर आ रही है तो समझ जाओ कुछ गलत किया हुआ है। ठीक है,
वो डेसिमल में नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा तो आप नंबर ऑफ एटम्स क्या बनाओगे। अली क्या पूछ रहे हो? ऑर्गेन देखो अली, अगर आप मेरे साथ रेगुलर क्लासेस लेते हो तो उसमें हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर नहीं लेते हो, ये 1 वीक की ये क्लासेस अगर अटेंड कर रहे हो, तो इसमें हम लोग फिलहाल तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। एन को राउंड ऑफ नहीं करना है, एन जो है उसकी होल नंबर में ही आएगा। अगर एन आपका होल नंबर में नहीं आता है तो इट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हो। सही है, तो एन को हर हाल में होल नंबर में ही आना है। क्योंकि देखो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप लिखो कार्बन 3.5, तो किसी भी मॉलिक्यूल में 3 कार्बन और एक आधा कार्बन नहीं हो सकता। कार्बन होगा तो 4 होंगे या 3 होंगे या 5 होंगे। इसी तरह हर एलिमेंट के लिए आधा हाइड्रोजन तो कहीं नहीं हो सकता ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एन होल नंबर आएगा तभी तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे, होल नंबर ऑफ एटम्स बनेंगे। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला में आप डेसिमल में लिख सकते हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम शो नहीं कर रहा, वो रेशो शो कर रहा है उनके। ओके, अच्छा जी, कंसंट्रेशंस। ठीक है, मेरे पास 2 कंटेनर है, उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दैट इज 5 डेसीमीटर क्यूब। आई हैव एडेड 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन वन कंटेनर एंड 200 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन अदर कंटेनर। ठीक है, यू गोना मिक्स द सॉल्ट। और आपको पता है कि ज्यादा सॉल्टी कौन सा होगा, जिसमें मैंने 200 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डाला है। तो बेसिकली ये जो वैल्यू, इसको हम उर्दू में कहते हैं मिकदार, इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन सेकंड कंटेनर में ज्यादा है। सही है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वांटिफाई कैसे करते हैं। क्वांटिफाई का क्या मतलब है कि हम लोग क्वालिटेटिवली तो ये जानते हैं कि यार ये ज्यादा कड़वा होगा दूसरा वाला ग्लास, इसमें सोडियम क्लोराइड मैंने ज्यादा डाला है, लेकिन हम लोगों को कंसंट्रेशन को लेके आना होता है, कैलकुलेशन में क्वांटिफाई करना होता है। तो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अच्छा, पहले एक चीज सुन लो कि जो चीज आप डाल रहे हो ना, जो डिसॉल्व करा रहे हो, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स। और सॉल्वेंट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट डज द डिसॉल्विंग, जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा होता है, दैट डज द डिसॉल्विंग। तो हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है ना, ओ लेवल की हद तक तो वो वाटर ही होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज वाटर। और जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट जो है वो कोई सॉल्ट भी हो सकता है, मतलब सॉलिड भी हो सकता है वो। सॉल्यूट जो होता है ना, वो लिक्विड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही हो। जैसे नमक और चीनी जो है वो सॉलिड सॉल्यूट है। इसी तरह पानी के अंदर अगर आप शहद मिला रहे हो, तो शहद इज अ लिक्विड ना, तो शहद एज अ सॉल्यूट काम करेगा। एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच शहद मिलाया और दूसरे गिलास पानी में आपने 2 चम्मच शहद मिलाया, तो कंसंट्रेशन ऑफ हनी किस ग्लास में ज्यादा है? दूसरे में, जिसमें आपने 2 चम्मच शहद डाला है। तो सॉल्यूट वहां पे क्या हो गया आपका? लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है। इसी तरह सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। जैसे आप कहो कि आपने पानी में अमोनिया गैस मिला दी है, पानी में ऑक्सीजन गैस मिला दी है, डिजोल्व हो गई है, हो जाती है। तो सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हो, तो मिक्सिंग पे जो मिक्सचर बनता है, इसको कहते हैं मिक्सचर। उस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन सॉल्यूट मिक्सेस इन सॉल्वेंट अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। और कंसंट्रेशन हम उस सॉल्यूशन की निकालते हैं फिर, कि उस सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट।
और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हम लोग जो यूनिट लेते हैं ना वॉल्यूम का, वो डेसीमीटर क्यूब लेते हैं ज्यादातर कंसंट्रेशन निकालने के लिए। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ओ लेवल में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। इससे जो हमारे पास आंसर आता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सोल्यूशन 1 की और सोल्यूशन 2 की, तो सोल्यूशन 1 की अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा तो कंसंट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, C इज इक्वल टू N ओवर V, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। और इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, मोल है, डिनोमिनेटर में क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। तो ये यूनिट क्या बन जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यूनिट क्या शो करता है, इन एवरी 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड। जैसे स्पीड क्या शो करता है, डिस्टेंस ओवर टाइम ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इन ये क्या बोलता है कि इन हाउ मेनी मीटर्स आर ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने। सिमिलरली कंसंट्रेशन ये शो करती है कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर मैं 1 डेसीमीटर क्यूब निकालूं तो उसमें सॉल्यूट के जो मोल डिसॉल्व्ड हैं वो कितने आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, सॉल्वेंट देखो अली वाटर के अलावा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास ओ लेवल में सिर्फ हम लोग वाटर को यूज करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हर वो चीज है जिसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे आ, पानी इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे ईथर होता है ना, ईथर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक है, वो यूज होता है ड्रग एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे पौधों से जो हमें मेडिसिन निकालनी होती है ना। लेकिन वो बात अभी तुम बस इतना याद रखना कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर के अलावा भी हो सकते हैं, बट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और हम लोगों के पास ओ लेवल में जो सॉल्वेंट है ना वो वाटर ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बाय प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे ना, जैसे मिल्क की बात कर रहा है कोई, मिल्क लिख रहा है, तो मिल्क जो है वो उसमें मेजोरिटी तो वाटर ही है, तो वो असल में वाटर है जो डिसॉल्व करा रहा है। जैसे अगर हमारे पास कोई सोडा ड्रिंक है, ठीक है, अल्कोहल और सोडा मिक्स करते हैं, तो सोडा भी जो है हमारे पास जनरली क्या है, वाटर ही है ना। उसमें इसमें क्या होता है कि आपके पास अल्कोहल ज्यादा होता है, सोडा आप उसमें कम डालते हो, सुना है मैंने ऐसा, डालते हुए देखा भी टीवी पे। तो सॉल्वेंट उसमें क्या हो जाता है, आपका अल्कोहल हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा होता है, और सॉल्यूट जो है आप उसमें वो कम डाल रहे होते हो। तो मिक्सिंग जब भी हो रही होती है तो जरूरी नहीं है कि वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट हो, बट एज फार एज आवर ओ लेवल इज कंसर्न हमारे पास वाटर ही सॉल्वेंट आएगा, दैट्स इट। कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो यूनिट बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन निकालूंगा तो उसका मुझे मास दिया हुआ है, जो सॉल्यूट है वो सोडियम क्लोराइड है, उसका मुझे मास दिया हुआ है, तो मैं तो पहले उसके मोल्स निकालूंगा ना, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास से। तो सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, ये हो जाएगा 58.5। मास दिया हुआ है 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाय 58.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मोल्स आ जाएगा 1.7 मोल्स आ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, C इज इक्वल टू N ओवर V, नंबर ऑफ मोल 1.7, वॉल्यूम कितना है 5 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास कंसंट्रेशन इसकी आ जाएगी 0.34 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब आप वैसे भी लिख सकते हो। इसी तरह जो सोल्यूशन 2 है उसमें भी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट लिया है और वो 200 ग्राम्स का लिया है, तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 200 डिवाइडेड बाय 58.5, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 3.4 मोल्स। और उससे अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा तो 3.4 डिवाइडेड बाय 5 दैट वुड बिकम 0.68 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मतलब अगर मैं सोल्यूशन 2 से एक चम्मच सोल्यूशन निकालूंगा ना, तो उसके हर डेसीमीटर क्यूब में ज्यादा मोल्स आएंगे सोडियम क्लोराइड के, लेकिन सोल्यूशन 1 में हर डेसीमीटर क्यूब में कम मोल आएंगे क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।
ठीक है, कल कुछ कंसंट्रेशन के क्वेश्चन और कुछ एसिड एंड बेस से रिलेटेड कंसंट्रेशन के क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास एक मोल्स में एक चीज और रह जाती है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज अ वेरी सिंपल थिंग, कल मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ परसेंटेज यील्ड भी हो जाएगा। उसके अलावा एज सच मोल्स में कॉन्सेप्ट कोई नहीं है, लेकिन मोल्स की प्रैक्टिस ये तो हमने बहुत ही कम थोड़े बहुत क्वेश्चन किए ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे मोल्स के उतना आपके पास प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतना आपके पास क्या कहते हैं मार्क्स इसमें अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 5 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नहीं था, जो मैंने वॉल्यूम लिया था वो 5 डेसीमीटर क्यूब का लिया था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो लिया था मैंने। सेकेंडली, कल विद इन 15 मिनट्स हम परसेंटेज यील्ड और कुछ कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस करके छोड़ देंगे कि कंसंट्रेशन के बाकी क्वेश्चंस जो है ना वो फिर मैं एसिड एंड बेसिस के साथ करवाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर वो एसिड एंड एल्कली के साथ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली। तो कल हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे एसिड एंड बेसिस का। तो सी यू टुमारो देन 10:30 सेम टाइम। अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है बल्कि।